तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 का अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने महाजनपद कितने होते हैं इसके बारे में मैंने पढ़ लिया, और साथ ही साथ इनकी स्थिति, ठीक है, ये महाजनपद कहाँ कहाँ स्थित था ये भी हम मैप के माध्यम से पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में ही जो एक महत्वपूर्ण साम्राज्य स्थापित हुआ था, इसका नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के स्रोत भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है वो है अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं और अभिलेख का क्या महत्व है? तो अभिलेख किसे कहते हैं और अभिलेख का क्या महत्व है, आपको इस क्लास में बताया जाएगा। तो चलिए, अभिलेख के बारे में हम लोग जानते हैं कि अभिलेख कहते किसको है, इसका क्या महत्व है और अभिलेख होता कैसा है, ये सभी चीज़ हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा सवाल है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो अभिलेख से ही है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है। अभिलेख का क्या महत्व है? पहली बात तो अभिलेख है क्या चीज़, ये जानेंगे, और उसके बाद ये जानेंगे कि अभिलेख का महत्व क्या है, क्यों लिखवाए जाते थे अभिलेख। तो इसको हम समझते हैं। आंसर में लिखेंगे कि अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है, अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है जो स्तंभों, चट्टानों, स्तंभों समझते हैं, पिलर, खंभा, उसमें खोद करके कुछ ना कुछ लिखा जाता है, उत्कीर्ण किया जाता है, उसके ऊपर मूर्तियाँ या फिर कुछ भाषाओं में जो है सो लिख दिया जाता है। तो स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं, पत्थर तथा पत्थर की चौड़ी पट्टियों पर, गुफाओं, पत्थर तथा पत्थर की चौड़ी पट्टियों पर, ताम्रपत्र मतलब तांबे का जो पतला सा पेपर टाइप का होता है, उसमें भी देखिएगा उभरा हुआ रहेगा, उसे भी हम अभिलेख कह सकते हैं। तो इन सभी पर खुदे तत्कालीन शासकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। किसमें पता चलता है? अभिलेख में। इसे ही अभिलेख के नाम से जाना जाता है। देखिए, जिस समय अभिलेख लिखा गया होगा उस समय के जो भी शासक होंगे जिन्होंने यह अभिलेख लिखवाया, चाहे वो स्तंभ पर लिखा हो, चाहे वो चट्टानों पर लिखा हो, चाहे वो पत्थरों पर या फिर पत्थर की चौड़ी पट्टियों पर लिखा हो, जिस पे भी लिखवाया गया हो, तो उस समय के तत्कालीन शासक जो भी रहे होंगे उन्हीं के आदेश पे लिखवाया गया। तो जो भी अभिलेख लिखवाया जाता है उसका कालखंड या फिर उस शासक का नाम उस शिलालेख में दर्शाया हुआ होता है, जिससे हमें उस अभिलेख या शिलालेख के कालक्रम, कालखंड और शासक के बारे में जानकारी मिलती है। जो भी शासक वर्ग
अपने शासनकाल में जो सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हो या सामाजिक नियम लागू करना चाहते हो, इसके लिए शासक वर्ग चट्टानों पर, स्तंभों पर बड़े बड़े अक्षरों में वो नियम लिखवा दिया करते थे, ताकि समस्त ग्रामवासी उसको पढ़ सके और उसके नियमों का पालन कर सके। एक तरफ से देखा जाए तो शासकों के फरमान, आदेश कह लें, वही चीज़ अभिलेख में लिखा होता है। तो पत्थरों पर लिखे गए, चाहे वो सामाजिक जीवन से रिलेटेड हो, आर्थिक जीवन से रिलेटेड हो, या राजनीतिक या फिर धार्मिक स्थिति से रिलेटेड हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभिलेख कहेंगे। अगर आप लोगों को अभिलेख दिखाते हैं कि अभिलेख कैसा होता है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसे कहते हैं अभिलेख, इसे कहते हैं अभिलेख। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अभी इस वक्त स्क्रीन पर, ये पत्थर पर औजारों से खोद खोद करके लिखा जाता था। उस समय की जो अभिलेख की जो भाषा हुआ करती थी, वो प्राकृत भाषा होती थी। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हालांकि इसके लिखावट को तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि, तो ये तो लिपि है, लेकिन भाषा ये क्या है? ये तो लिपि है। ये क्या है? लिपि है, लेकिन भाषा कौन सी है? तो भाषा प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा है। जिस प्रकार हमारी भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी और जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। हालांकि अभिलेखों से हमें ये पता चला है कि अभिलेख में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, 4 प्रकार के भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें से एक तो ब्राह्मी लिपि हो गई, दूसरी खरोष्ठी लिपि थी, तीसरी अरामाइक और यूनानी लिपि थी, चौथी। तो यूनानी लिपि तो अफगानिस्तान में पाया गया, अरामाइक जो है वो भी अफगानिस्तान के आसपास पाया गया, खरोष्ठी लिपि आपका पाकिस्तान के में तक्षशिला के आसपास पाया गया, और अधिकांश अभिलेख मिले अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में मिले, अर्थात सब के सब प्राकृत भाषा में मिले। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभिलेख कैसा होता है, और इन सभी चट्टानों पर ये क्या लिखा हुआ है तो मुझे नहीं पता, लेकिन विद्वानों ने इस भाषा को पढ़ लिए और उसका ट्रांसलेट करके आज एक इतिहास बना दिया गया। ये देख सकते हैं आप, एक पिलर है, इस पिलर पर भी लिखवा दिया गया है। तो इस तरह से अभिलेख जो है लिखवाए जाते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि अगर सवाल आता है कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो लिखेंगे अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है जो स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं, पत्थर तथा पत्थर की चौड़ी पट्टियों पर खुदे तत्कालीन शासकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। इसे ही अभिलेख के नाम से जाना जाता है।
अब आगे सवाल क्या बनता है कि इसका क्या महत्व है, अभिलेख का क्या महत्व है। तो अभिलेख का महत्व पढ़ते हैं। इतिहास लेखन में, देखिए इतिहास को लिखने में अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इतिहास में अतीत में क्या हुआ, कौन सी घटनाएं हुई, ये तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन कुछ स्रोत के रूप में अगर पुरातात्विक स्रोत या अभिलेख को कह सकते हैं, तो अभिलेख के माध्यम से जो भी उस कालखंड में किया गया या जिस भी शासक के द्वारा किया गया या फिर उसमें कालखंड के बारे में अगर लिखा हो तो हमें उस समय की स्थिति के बारे में पता चल जाता है। इसलिए अभिलेख का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसीलिए इतिहास लेखन में जो है अभिलेख जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इतिहास को लिखने में अभिलेख को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अभिलेखों में तात्कालीन शासकों अभिलेखों में तात्कालीन शासकों की उपलब्धियां, भाई जिसने भी अभिलेख लिखवाया वो अपने समय में उन्होंने जो भी काम किए, चाहे कोई मंदिर का निर्माण करना हो, कोई किला का निर्माण करना हो, कोई युद्ध लड़ना हो, अपने साम्राज्य का विस्तार करना हो, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना हो, किसी भी तरह के जो उपलब्धि उन्हें प्राप्त होती है उन सभी को वे लोग अभिलेखों में लिखते थे या लिखवाते थे। तो अभिलेखों में हमें क्या पता चलता है, तात्कालीन शासकों की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है, उसके विचार कैसे होते थे, क्रूर विचार के थे, गरम विचार के थे या नरम विचार के थे, बहुत ही ज़्यादा घमंडी थे या महत्वाकांक्षी थे, समझदार थे या विलासी थे, विलासी मतलब ऐश मौज करने वाला। तो अभिलेखों में हमें शासकों के विचार के बारे में भी पता चलता है एवं क्रियाकलाप, वे किस तरह से अपने शासन व्यवस्था को चलाते थे, किस तरह की कानून व्यवस्था थी, सामाजिक आर्थिक धार्मिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी। तो हमें अभिलेखों से उस समय के तत्कालीन शासकों के क्रियाकलाप आदि का भी पता चलता है। किसमें पता चलता है, अभिलेख। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभिलेख का अत्यंत जो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पहला कि इतिहास लिखने में एक बहुत मददगार स्रोत है। दूसरा, इस अभिलेख के माध्यम से हम तत्कालीन शासकों की उपलब्धियों, उसके विचार, उसके क्रियाकलाप, इन सभी आदि का पता चल जाता है। तो ये बहुत ही महत्व है। किस चीज़ का महत्व है, अभिलेख का। अब देखिए आगे कि मौर्यकालीन महानतम सम्राट, मौर्यकाल के मौर्य वंश में जो तीसरे शासक बने, मौर्य वंश का तो पहला संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। फिर उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार, फिर उसका बेटा अशोक। तो वो एक महानतम सम्राट बने, महानतम सम्राट थे वे, जिसका नाम अशोक था। उन्होंने क्या किया, भारत के विभिन्न भागों में अभिलेख खुदवाए। भारत के विभिन्न भागों में अभिलेख खुदवाए थे। इन अभिलेखों के द्वारा ही हम सम्राट अशोक के धर्म प्रचार के प्रयास और मानवता की सेवा के विचार आदि को भली भांति समझ सकते हैं। ये किसके माध्यम से समझ सकते हैं, अभिलेखों के माध्यम से। ये जो महान सम्राट अशोक थे, इन्होंने भारत के विभिन्न भागों, ठीक है, आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि उस समय में भारत कितना बड़ा था। आज का जो भारत आप देख रहे हैं वो भारत आज का है, लेकिन प्राचीन भारत कितना बड़ा था ये आप इसमें देख सकते हैं। देखिए ये जो आप भारत अभी देख रहे हैं ये लगभग कितना बड़ा था। इस तरह से
देखा जाए तो अफगानिस्तान तक, कहाँ तक? ये रहा आपका अफगानिस्तान, ये रहा आपका पाकिस्तान और ये रहा यहाँ पे हमारा भारत। तो अफगानिस्तान और इधर पाकिस्तान तक फैला रहा। ये पूरे जो भारत देख रहे हैं इससे पूरा किसका कब्जा था? मौर्य वंश, ठीक है, जिसमें अशोक के शासनकाल में यहाँ तक फैला हुआ था। और अशोक के शासनकाल में ये जो खाली हिस्सा देख रहे हैं ये हिस्सा है कलिंग। ये कौन सा है? कलिंग। और एक बार अशोक ने इसको भी विजित करने का प्रयास किया और सफल भी हुआ। तो उसके बाद लगभग पूरे भारत में सिर्फ दक्षिण भारत का ये हिस्सा छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे चोल, चेल और पांड्य लोगों का शासन था, तो इस तरह से लगभग संपूर्ण भारत भर उन्होंने क्या किया? शासन किया। और संपूर्ण भारत में शासन करने के बाद वे लोग पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर जो भी उसने महानतम कार्य किए, सभी कार्यों के लिए उन्होंने अभिलेख को खुदवाना शुरू किया और विभिन्न भागों में अभिलेख को खुदवाया। और इस अभिलेख से ही बाद में जब अभिलेख अशोक का समय खत्म हुआ, लगभग ये 20वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में, 18वीं 19वीं शताब्दी में अभिलेखों के अध्ययन के बाद जो है सम्राट अशोक के जो विचार थे, जो उसके धर्म मतलब था उसके विचार, उसके सिद्धांत, तो धर्म के बारे में और उस अपने सिद्धांत का प्रचार करने का जो प्रयास किया वो कैसे किया, कहाँ तक किया, ये सभी जानकारी हमें कहाँ मिलेगा? अभिलेख में मिलता है। मानवता की सेवा, उसने अपने जीवन में मानव सेवा करना ही अपना परम धर्म बना लिया। हालांकि पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे, लड़ाई झगड़ा युद्ध करना, पूरे दुनिया को जीतने का प्रयास था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसके विचारों में परिवर्तन हो गया और वे मानवता की सेवा में जुड़ गए। तो इन सभी के विचारों आदि की भली बात हम समझ सकते हैं किसमें? अभिलेखों में। तो ये अभिलेख का महत्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न जो है ये पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग इसको रिवाइज करते रहेंगे। अगर कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? अगला क्लास।